नमस्कार साथियों, स्वागत आप सबों का। सातवें चरण का जो शिक्षक नियोजन है, आप सबों को पता है वो शुरू होने वाला है। और इस शिक्षक नियोजन में सातवें चरण की शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में बिहार में जो मौजूदा समय में जो बहाली हो रही है, उस वक्त कौन-कौन से महत्वपूर्ण दस्तावेज आपके पास अनिवार्य रूप से उपलब्ध होने चाहिए, इसकी सूची और कौन अप्लाई नहीं कर सकते हैं। इन 2 विषयों पर इस वीडियो में हम महत्वपूर्ण चर्चा करने वाले हैं। चाहे आप प्राइमरी के अभ्यर्थी हों, सेकेंडरी के हों या फिर सीनियर सेकेंडरी के हैं। सबसे पहली बात आप ये गांठ बांध लें कि बिहार में 2024 में यानी कि लोकसभा के चुनाव के पहले सातवें चरण की बहाली जो है होनी तय है। इसमें 2-3 जो पेच हैं अभी छठे चरण को लेकर के, वो बहुत जल्द ही खत्म हो जाएगा और उसके बाद जल्द ही सातवें चरण की प्रक्रिया शुरू होगी, ऐसा लगातार विभागीय अपडेट्स मिल रहे हैं। दूसरी महत्वपूर्ण बिंदु की जो प्रश्न है आप लोगों का कि कौन-कौन से दस्तावेज हमें तैयार करने हैं और कौन लोग ऐसे हैं जो कि अप्लाई नहीं कर सकते हैं, उनकी सूची उन लोगों के बारे में जानना आवश्यक है। तो जो अप्लाई नहीं कर सकते हैं, सबसे पहले हम उनकी चर्चा कर लेंगे, उसके बाद हम डॉक्यूमेंट्स की चर्चा करेंगे, या फिर हम पहले डॉक्यूमेंट्स के बारे में ही चर्चा कर लेते हैं, फिर कौन अप्लाई नहीं कर पाएंगे उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। डॉक्यूमेंट्स की जहाँ तक बात है, तो सबसे पहले आप ये देख लें कि सातवें चरण की जो शिक्षक की नियोजन प्रक्रिया शुरू हो रही है, तो आवेदन करने से पूर्व कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि आपको अनिवार्य रूप से तैयार कर लेने हैं। उन डॉक्यूमेंट्स में अभी ऑनलाइन और सेंट्रलाइज की बातें भी चल रही हैं, तो उन डॉक्यूमेंट्स को हो सकता है कि आपको अपलोड करना पड़ जाए। पहले क्या होता था, पहले जो बहालियाँ अब तक हुई हैं, उन बहालियों में डॉक्यूमेंट्स आपको जब काउंसलिंग कराई जाती थी तो वहाँ पर जमा कर लिया जाता था। तो चूँकि अब तो प्रक्रिया ऑनलाइन रूप से आगे बढ़ेगी, कहीं नियोजन इकाई जाने का जो है वो लफड़ा अब तो है नहीं, तो अब क्या होगा कि डॉक्यूमेंट्स आपको एक ही बार जो है अपलोड करा दिए जाएंगे और उसी एक बार के जो डॉक्यूमेंट्स अपलोड होंगे, उसी अपलोड करने के बाद आपको वो पूरे बिहार में जो है जिला संवर्ग के आधार पर, जिस प्रकार से बहाली की बातें लगातार पिछले दिनों से चली आ रही है, उस आधार पर बहाली आपकी होगी। पहले की बहाली और अब की बहाली में प्रमुख अंतर अगर आप देखेंगे तो पहले की बहालियाँ सेंट्रलाइज नहीं थी, वो नियोजन इकाई वार बहाली थी। अब बिहार में 8,000 से ज़्यादा नियोजन है। प्राइमरी की बात कर ले तो सीटेट बीटेट अभ्यर्थी तो लगातार इसी नियोजन इकाई के पचड़े में पड़कर पिछले न जाने कई बार के सीटेट क्वालिफाई हैं, परंतु बिहार में शिक्षक नहीं बन पाए हैं। लेकिन सेंट्रलाइज तरीके से बहाली होने से एक चीज़ तो ये है कि आपको नियोजन इकाई वार दौड़ने और पूरे बहाली में तकरीबन 50,000 से ज़्यादा का खर्च जो होता था वो आपको बचेगा, और ये खर्च कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत आसानी देगा बहाली में हिस्सा लेने के लिए जो बचेगा। अब हम सीधे मुद्दे पर आते हैं कि बहाली में प्रमुख दस्तावेज, प्रमुख डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले किसी भी कैंडिडेट को अगर बिहार में शिक्षक बनना है, तो आपको पता है कि उनको बिहार राज्य का मूल निवासी होना आवश्यक है। सातवें चरण की शिक्षक भर्ती की प्रक्रिया में अब तक छठे चरण की भर्ती की प्रक्रिया में ये ओपन फॉर ऑल था, यानी कि बिहार के बाहर के अभ्यर्थी भी छठे चरण तक शिक्षक बन पाए हैं आपके बिहार में। परंतु अब सातवें चरण में क्या हो जाएगा कि इस बार डोमिसाइल लागू है, और इसकी जो चर्चाएं हैं वो बहुत गर्म भी थी। अब डोमिसाइल लागू होने के कारण आपके पास रेसिडेंशियल का होना बहुत आवश्यक हो जाता है। चाहे भले ही आप आरओ लेवल से करवाएं, एसडीओ लेवल से करवाएं, डीएम लेवल से, यानी कि कम से कम आपको अपने अंचल में अपने अंचलाधिकारी से या फिर रेवेन्यू ऑफिसर के बाबत जो निवास प्रमाण पत्र जो निर्गत किया जाता है, वो आपके पास बहुत अनिवार्य रूप से होना चाहिए, निवास प्रमाण पत्र। अब निवास प्रमाण पत्र जब आपके पास है, उसके बाद जो शैक्षणिक दस्तावेज जो हैं उनकी अगर हम चर्चा कर ले, तो सबसे पहला आता है मैट्रिक का अंक पत्र, यानी कि आपने जो मैट्रिकुलेशन किया है, मैट्रिकुलेशन का जो मार्कशीट है, वो मार्कशीट आपके पास होना बहुत आवश्यक है। और केवल मार्कशीट ही नहीं, बल्कि आपको मैट्रिक का सर्टिफिकेट भी आपको चाहिए। मैट्रिक में जब आप पास करते हैं तो साल भर के बाद विद्यालय से आपको एक सर्टिफिकेट प्रोवाइड किया जाता है, जो पासिंग सर्टिफिकेट भी कई बार कई जगहों पर कहा जाता है, वो भी बहुत महत्वपूर्ण है बिहार की शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में। तो मैट्रिक का अंक पत्र और मैट्रिक का सर्टिफिकेट, मार्कशीट और सर्टिफिकेट मैट्रिक का, उसी प्रकार इंटरमीडिएट का भी अंक पत्र और इंटरमीडिएट का भी सर्टिफिकेट ये आपको होना है। कई लोगों के पास अंक पत्र तो होते हैं परंतु सर्टिफिकेट नहीं है, तो आप इसको रीचेक कर लेंगे अपने डॉक्यूमेंट्स की फाइल में। अगर सर्टिफिकेट अभी आपने नहीं निकाला है तो अभी बहुत समय है आपके पास, जा करके विद्यालय से या फिर किसी कॉलेज से अगर आपने इंटरमीडिएट कर रखा है तो वहाँ से आपको सर्टिफिकेट जा करके एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट में जाएंगे, एक
एप्लीकेशन लिखेंगे आपको कुछ दिनों के अंतराल में सर्टिफिकेट दे दिया जाएगा, ओरिजिनल सर्टिफिकेट जिसको मूल प्रमाण पत्र जिसको कहा जाता है। उसी प्रकार से ग्रेजुएशन आपने किया है तो स्नातक का अंक पत्र आपको यानी कि स्नातक के मार्कशीट और स्नातक का जो सर्टिफिकेट है वो भी चाहिए। सर्टिफिकेट अगर नहीं है स्नातक का तो प्रोविजनल सर्टिफिकेट जरूर चाहिए, लेकिन मेरी बात को यहाँ ध्यान से सुनिएगा, स्नातक का सर्टिफिकेट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि अगर आपने स्टेट में यानी कि बिहार की जो हाई स्कूल या उच्च माध्यमिक यानी कि +2 स्कूलों में शिक्षक बनना है तो वहाँ मिनिमम हाई स्कूल के लिए जो अर्हता होती है वो ग्रेजुएशन प्लस बीएड होती है। इसलिए ग्रेजुएशन की जो आपको मांग की गई है, या फिर 6 to 8 में भी जो बीएड करने वाले अभ्यर्थी अप्लाई करेंगे तो ग्रेजुएशन के बल पर कई लोगों को अर्हताएँ मिली होती हैं, तो ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट आपको मिल जाना चाहिए। और मुझे जहाँ तक उम्मीद है कि कोई भी अभ्यर्थी शायद ही ऐसा होगा जो ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट नहीं मिला होगा। हाँ, रिसेंट में जैसे कि अभी सीटेट की जो परीक्षा, सीटेट 2022 की जो परीक्षा अभी हो रही है, ऐसे जो अभ्यर्थी हैं जिनको अभी रिसेंट सेशन उनका क्वालिफाई किया है और रिसेंट सेशन के कारण अगर उनको सर्टिफिकेट चूँकि साल भर के बाद मिलता है तो वैसे अभ्यर्थियों के लिए प्रोविजनल सर्टिफिकेट का होना आवश्यक है। लेकिन सभी अभ्यर्थी ये प्रयास करेंगे कि सर्टिफिकेट जो ओरिजिनल होता है उसको ज़रूर हम कॉलेज से निकलवा लें किसी भी हाल में। बाकी प्रोविजनल जो एकदम रिसेंट वाले हैं उनको प्रोविजनल से काम चल जाएगा। अब स्टेट की बात कर ले तो 2019 में स्टेट हुआ है तो ऐसा कोई भी कैंडिडेट नहीं होगा जिसका ग्रेजुएशन जो है 19 के बाद का हुआ होगा, वो तो एप्लीकेबल ही नहीं होगा। तो जो लोग स्टेट क्वालिफाई हैं उनको तो ये सर्टिफिकेट बहुत ही नितांत आवश्यक है। उसी प्रकार से बीएड या फिर डीएलएड का अगर आप हैं तो आपको बीएड या डीएलएड का मार्कशीट चाहिए, और बीएड और डीएलएड में अगर आप मार्कशीट के साथ साथ सर्टिफिकेट भी चाहिए, और सर्टिफिकेट अगर नहीं है तो प्रोविजनल सर्टिफिकेट बीएड या डीएलएड का जो है ये आपको पास होना चाहिए, जो कि कॉलेज से आपको मिल जाता है, रिसेंट में ही मिल जाता है। जैसे ही आप क्वालिफाई करते हैं आपको मिल जाता है, एग्जामिनेशन आपका खत्म होता है बीएड का तो आपको ये सर्टिफिकेट प्रोविजनल सर्टिफिकेट दे दिया जाता है, इससे आपका काम चल जाएगा। सीटेट बीटेट के अंक पत्र, सीटेट बीटेट का जो आपको बिहार विद्यालय परीक्षा समिति या फिर सेंट्रल टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट जो होता है सीबीएसई के द्वारा, तो वो मार्कशीट दिया जाता है। डिजी लॉकर में आपको सीटेट का मार्कशीट आ जाता है, और बीटेट का जो मार्कशीट है वो आपको बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा फिजिकली भी दे दिया गया है अब तक जो बीटेट हुआ है। उसी प्रकार से अगर आप स्टेट के कैंडिडेट हैं तो बिहार में एसटीईटी जो हुआ था इस बार फिजिकली ही पूरे पिछले साल ही जो है पूरे बिहार के 38 जिले में जिला शिक्षा पदाधिकारी के ऑफिस में जो है कार्यालय में कैंप लगाकर सर्टिफिकेट का वितरण किया गया है। और जो 2011 के जो स्टेट क्वालिफाई हैं उनके पास भी ऑलरेडी सर्टिफिकेट है, यानी कि मार्कशीट है। उसी मार्कशीट को सर्टिफिकेट की बात कही जा रही है, जिसमें कि आप क्वालिफाई हैं या नहीं है इसकी चर्चाएँ, आपके अंकों की चर्चाएँ हैं, तो वो सर्टिफिकेट आपका होना आवश्यक है। सीटेट बीटेट सर्टिफिकेट के अलावा स्टेट का भी जो सर्टिफिकेट है अंक पत्र और सर्टिफिकेट वही हो गया। सीटेट का सर्टिफिकेट आपको डिजी लॉकर में दे दिया जाता है, उसकी चर्चा यहाँ पर की गई है। उसके बाद जाति प्रमाण पत्र, यानी कि जो कोटी वाले रिजर्वेशन वाले जो अभ्यर्थी हैं, चाहे आप बीसी हैं, एसटी हैं, एससी हैं, तो उसकी जाति प्रमाण पत्र जो है आपको होना आवश्यक है। इसके अगले वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि कौन से जाति प्रमाण पत्र कहाँ से बनवाने हैं और किसके नाम पर बनवाने हैं। इन सभी बिंदुओं पर हम लोग चर्चाएँ अगले वीडियो में कर लेंगे। तो ये जाति प्रमाण पत्र भी बहुत ही आवश्यक हो जाता है, जो कि दस्तावेजों में से एक है। अब सबसे महत्वपूर्ण, अगर आप इकोनॉमिक वीकर सेक्शन में हैं, यानी कि आर्थिक रूप से कमज़ोर क्षेत्र में, कमज़ोर अभ्यर्थी में अगर आप आ रहे हैं तो आपको उसका प्रमाण पत्र भी, आजकल ईडब्ल्यूएस का भी प्रमाण पत्र आरओ लेवल से बन जा रहा है, तो आप लोग बड़े आसानी से जो है ईडब्ल्यूएस के प्रमाण पत्र बनवा सकते हैं। कोई कन्फ्यूजन हो कैसे बनेगा तो कमेंट करके बताइएगा, हम अगला वीडियो किस प्रकार से ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट अप्लाई करेंगे वो उस पर मैं अगला वीडियो बना दूंगा। तो ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट और रेसिडेंशियल, ये 2 सर्टिफिकेट आपको एकेडमिक सर्टिफिकेट्स के अलावे चाहिए। दिव्यांग हैं अगर आप तो दिव्यांगता का प्रमाण पत्र आपको चाहिए, जो कि सिर्फ दिव्यांगों के लिए एप्लीकेबल है। और फोटोग्राफ एक चाहिए, जो कि बहुत नवीन होना चाहिए, मैंने रिसेंट फोटोग्राफ होना चाहिए। ये महत्वपूर्ण 8-10 दस्तावेज जो हैं, जो कि आपके पास होने बहुत ही आवश्यक हो जाते हैं बिहार में आगे 7वें चरण की प्रक्रिया में हिस्सा लेने के लिए। अब हम बात कर लेते हैं कौन से लोग अप्लाई नहीं कर सकते हैं। देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस बार की प्रक्रिया में डोमिसाइल लागू है, यानी कि आपको निवास प्रमाण पत्र होना आवश्यक है। जो लोग बिहार राज्य के निवासी नहीं होंगे, फिर से ध्यान से सुनिएगा, जो लोग बिहार राज्य के निवासी नहीं होंगे वो इस 7th फेज की टीचर्स नोटिफिकेशंस जो आने वाली है उसमें हिस्सा नहीं लेंगे। तो जो निवास प्रमाण पत्र आपके पास है तो ही आप इसमें हिस्सेदार हो पाइएगा, अदरवाइज आप
बाहर हो जाइएगा। दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु कि अगर आपका बीएड या फिर डीएलएड कंप्लीट नहीं है, जब नोटिफिकेशन आ जाएगा उस समय तक अगर कंप्लीट नहीं है, या स्टेट की बात करें तो 2019 में स्टेट हुआ है, तो 19 के पहले तक अगर आपका कंप्लीट नहीं है या नोटिफिकेशन के डेट के पहले तक अगर कंप्लीट नहीं है तो आप बाहर हो जाएंगे। ये बात बिल्कुल ध्यान देने योग्य है। ये लोग भी अप्लाई नहीं कर सकते हैं। और कौन अप्लाई नहीं कर सकते हैं? जिन लोगों के पास किसी भी प्रकार के डॉक्यूमेंट्स में फर्जीवाड़ा है या त्रुटि है, वो लोग भी बाहर होंगे। तो अपने त्रुटि को भी सुधारने का प्रयास करें और फर्जीवाड़ा तो बिल्कुल भी ना करें। सीटेट, बीटेट, एस्टेट जो क्वालिफाई नहीं है और वो चाहेंगे कि हम इसमें पार्टिसिपेट कर जाएं, उनके साथ भी प्रॉब्लम होने वाली है, वो भी पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। जो लोग सीटेट, बीटेट, एस्टेट क्वालिफाई नहीं है वो लोग भी बाहर हो जाएंगे। तो जो 2-3 महत्वपूर्ण बिंदु मैंने बताया बाहर होने के, अगर इसमें आप किसी भी प्रकार से संलिप्त हैं तो आप आगे प्रोसेस में हिस्सा न लें, वही बेहतर होगा। अदरवाइज फर्जी सर्टिफिकेट के रूप में अगर कोई अभ्यर्थी आगे बढ़ता है तो आपके ऊपर 420 का केस दर्ज होकर प्राथमिकी भी जो है आपके ऊपर दर्ज की जा सकती है, आप पे कार्रवाई भी की जा सकती है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं के साथ इस वीडियो में हमने चर्चाएं कि क्या महत्वपूर्ण दस्तावेज है और कौन से लोग बाहर हो सकते हैं इस एप्लीकेशन को करने से। एक और महत्वपूर्ण बिंदु हो जाता है स्टेट के संदर्भ में अगर हम बात कर लें तो ये सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन का मैटर जो है वो बहुत प्रखरता के साथ उठता है और ये 2 विषयों के साथ है। एक तो एसएसटी के साथ है और एक सीएस के साथ है। एसएसटी के साथ क्या है कि 2 विषयों का कॉम्बिनेशन, यानी कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और सिविक्स, यानी कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और पॉलिटिकल में कोई 2 और हिस्ट्री और ज्योग्राफी में से कोई एक, ये मैंडेटरी है। ये कॉम्बिनेशन अगर आपका नहीं है तो आप बाहर हो सकते हैं। और सीएस की अगर हम बात करें तो केवल बीसीए के अकॉर्डिंग जिन्होंने अप्लाई किया है वो भी बाहर हो सकते हैं। तो ये कुछ महत्वपूर्ण चुनिंदा बिंदु थे जो आपको जानना बहुत ही आवश्यक था। जो लोग नए हैं इस वीडियो को जरूर दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। पुराने जानकार जो लोग हैं जो इस बारे में अवगत थे वो भी उन लोगों के पास ज़रूर शेयर करें जिसे इनकी आवश्यकता है। यह वीडियो आपके लिए काफ़ी मददगार हो सकता है। और कैसा लगा ये वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। चैनल के साथ नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। और इसी प्रकार की जानकारी वाली वीडियो लाने के लिए आपका सहयोग बहुत नितांत आवश्यक है। धन्यवाद।